दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल पर्सन हमेशा हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से सीखने की कोशिश करता है। टेक्निकल के साथ साथ हिंदी की भी कक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं, तो आज से हम हिंदी की कक्षाओं में भी साथ साथ जुड़ेंगे। हिंदी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग अधिकतम, चाहे राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे सेंट्रल स्तरीय परीक्षा हो, केंद्र स्तरीय परीक्षा हो, हर प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी के विषय को हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगभग अनिवार्य सा कर दिया गया है। तो हिंदी का ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हिंदी जहाँ पे हम रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हमारी मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। तो हिंदी को सीखना, बचपन से ही हिंदी पढ़ते आए हैं तो हिंदी धीरे धीरे भूल जाती है, लेकिन जैसे जैसे दूसरे ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं उनको हिंदी धीरे धीरे भूल जाती है। तो कोशिश कीजिए कि हिंदी को अच्छे से सीखें, और इसी तर्ज पे हम लोग हिंदी की कक्षाएं भी प्रारंभ कर रहे हैं साथ साथ। तो आइए देखते हैं हिंदी की कक्षाएं। हिंदी की कक्षाएं को हिंदी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले इसके उत्पत्ति को समझने के लिए, इसके इतिहास को समझने के लिए, प्रारंभिक इतिहास को समझने के लिए हमें मैप का ज्ञान होना आवश्यक है और इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है, जो यहाँ पे संपूर्ण हमने आपको बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से, चूँकि भाषाएं बहुत ज़्यादा हैं, पूरे विश्व में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से हिंदी भी एक भाषा है। विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की चौथी, 4th नंबर वाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 310 मिलियन पीपल, 310 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। अब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का अर्थ 10 लाख होता है, तो 10 लाख को 310 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतने लोग हिंदी बोलने वाले हैं। यानी 310 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और बातचीत करते हैं। उनके लिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस एक भाषा हिंदी भी है। हिंदी भी है जो कम्युनिकेशन को यो लोग यूज़ करते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि विश्व की 3 और कौन सी भाषाएं हैं जो हिंदी से ज़्यादा बोली जाती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक भाषा है मैंड्रीन भाषा, हिंदी में उसको मंदारिन बोलते हैं। मैंड्रीन भाषा है जिसको चाइनीज भाषा के नाम से जाना जाता है। तो मैंड्रीन भाषा विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मैंड्रीन भाषा। दूसरी है स्पेनिश। चूँकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको हिंदी में समझेंगे। सारी चीज़ें हिंदी की है तो हिंदी में ही सारी बातें होंगी, लेकिन इतिहास जानने के लिए थोड़ा बहुत, चूँकि टेक्निकल से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश स्टार्टिंग में हम देख ले रहे हैं। बाकी हिंदी का, इंग्लिश का वर्ड कहीं भी नहीं आएगा, हिंदी में ही सारी चीज़ें होंगी। चूँकि हिंदी सब्जेक्ट है तो सारी चीज़ें हिंदी में ही होंगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है वो इंग्लिश है। इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा बोली जाती है, और इंग्लिश को पूरे विश्व में एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज के 2 देशों के बीच जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसको इंग्लिश के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब प्रस्तावित ये है कि हिंदी को संयुक्त राज्य संघ में एक भाषा के रूप में भी दर्जा दिया जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पहला भाषण हिंदी में ही दिया था यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो हिंदी के महत्व को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद 4th नंबर पे आता है इंग्लिश। एक चीज़ और ध्यान देना जरूरी है कि हिंदी के साथ साथ भारत की ही 2 और भाषाएं हैं, पंजाबी और बंगाली। बंगाली और पंजाबी भाषा भी विश्व की क्रमशः 7वीं और 10वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बंगाली और पंजाबी विश्व की
क्रमशः 7वीं और 10वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो भाषा क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो भाषा देखिए, भाषा एक प्रकार का साधन है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। यहाँ मैंने लिखा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है। देखिए, भाषा तो जो पशु पक्षी हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा अभी तक हमें समझ में नहीं आई है। उनकी भाषा क्या है, वो अपनी भाषा में, जैसे गाय है बाँ बाँ की आवाज़ करती है, बकरी है मैं की आवाज़ करती है, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो उनका नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो बोलते हैं। क्योंकि वो हिंदी उनको बोलना सिखाया जाए तो हिंदी नहीं बोलेंगे। एक पक्षी है तोता, वो हिंदी बोल लेता है, उसको अगर सिखाया जाए, जिस भाषा में सिखाया जाए, इंग्लिश सिखाया जाए तो इंग्लिश, स्पेनिश सिखाया जाए तो स्पेनिश, हिंदी सिखाया जाए तो हिंदी, जिस भाषा में उसको सिखाया जाए, जैसे रट्टू रटाया जाए तो वो रट के वो बोल लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ तो पशु पक्षियों की जो लैंग्वेज है उनकी भी एक लैंग्वेज है, वो इशारों में बात करते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति वो इशारों में बात करता है, उसको देखिए, जो भाव वाली भाषा है, भाव मतलब इमोशंस वाली भाषा, इमोशन वाली भाषा हर व्यक्ति को समझ में आती है। अगर आप उसके साथ इमोशनली जुड़ेंगे तो उसको इमोशन वाली भाषा समझ में आएगी। तो देखिए, अगर बात की जा रही है यहाँ पे हिंदी भाषा की, तो किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा जिसमें साहित्यिक रचना की गई हो, अब वो भाषा ये है जिसको किसी स्क्रिप्ट में लिखा गया हो। हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है, लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, प्रारंभिक हिंदी का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ। इसके लिए इन सारी चीज़ों का जानना जरूरी है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे विश्व में और कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, एक विश्व का मैप है। हमने यहाँ पे एक मोटा मोटी मैप ड्रा करने की, चूँकि ये एग्जैक्टली सही नहीं है लेकिन कुछ हद तक इसी प्रकार का वर्ल्ड का मैप है। तो इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये एशिया है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अटलांटिक। इतने में ही हम लोग बात करते हैं। मोस्टली यहीं भी हिंदी बोली जाती है। तो एक तो पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। कितना बोली जाती है? भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 42%। भारत की कुल जनसंख्या आज के समय में 131 करोड़ है। 2011 के मतगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन अगर दशकीय वृद्धि देखी जाए, साल दर साल अगर जनसंख्या की वृद्धि दिखी जाए, तो आज तक 135 या 133 करोड़ के करीब भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो अमेरिकन कंट्रीज़ में भी जो भारत के लोग जाके बसे हैं वहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो अमेरिका में भी बोली जाती है। ये जो पार्ट है ये अलास्का बोला जाता है, अलास्का, और इसके बगल में ये है कनाडा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, नीचे मैक्सिको है। तो देखिए, USA में भी अगर भारतीय लोग वहाँ जाके बसे हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग बसे हैं। पूरे विश्व में अगर कहीं बसे हैं तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में बसे हैं, उसके बाद इंग्लैंड में बसे हैं। तो जो यहाँ पे बसे हैं लोग वो हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी यहाँ भी बोली जाती है। अब आसपास के लोग भी जो वहाँ के भाषी लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो भी इमोशनली जुड़ने के लिए हिंदी भाषा को सीखते हैं। जैसे हम उनकी भाषा को, इंग्लिश को सीख रहे हैं इमोशनली जुड़ने के लिए, और साथ साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो इसके लिए। तो
वो भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो अमेरिका में बोली जाती है। अब कनाडा की बात करें तो कनाडा में पंजाबी लोग ज़्यादा जाके बसे हैं, भारत के पंजाब के लोग ज़्यादा लोग बसे हैं, तो वहाँ पंजाबी बोली जाती है, साथ साथ हिंदी भी बोली जाती है। मैक्सिको और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी बोली जाती है। तो देखिए साउथ अमेरिका का एक कंट्री है यहाँ पे सूरीनेम है, फ्रेंच गियाना है, उसके बाद सूरीनेम है, ब्राज़ील है। तो सूरीनेम में भी हिंदी बोली जाती है। अब ये बात हो गई यहाँ के। अब आते हैं हम लोग एशिया में। तो एशिया में इंडिया सबसे ज़्यादा हिंदी बोले जाने वाला प्रदेश। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पे एक गल्फ़ कंट्री है। गल्फ़ कंट्री, आप लोग अगर ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो गल्फ़ के बारे में जानते होंगे। गल्फ़, चूँकि ये देखिए गल्फ़ होता है और बे होता है। बे होता है जैसे बे ऑफ बंगाल है इंडिया का, ये बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल क्या है, एक 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ एक बड़े जल का वो भाग बे कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। लेकिन यही अगर सकरा हो, सकरा का मतलब पतला हिस्सा घिरा हो, तो उसको बोलते हैं गल्फ़। देखिए गल्फ़ ऑफ कच्छ और गल्फ़ ऑफ खंबाट आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पे गुजरात के पास में है, तो वो सकरा है। लेकिन वहीं बे ऑफ बंगाल क्या है, काफ़ी विशाल है। तो यहाँ पे भी ये जो गल्फ़ है ये सबसे बड़ा गल्फ़ है, इसीलिए इसके पास जितने भी कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, उनको गल्फ़ कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो इस गल्फ़ कंट्रीज़ में ही एक यमन नाम का देश है। यहाँ भी यमन है, ओमान है, इन जगहों पे भी हिंदी बोली जाती है, प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है। बात करें और तो देखिए यहाँ पे फिजी आइलैंड है। फिजी आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर और न्यूजीलैंड के पास। तो ये फिजी आइलैंड पे भी हिंदी बोली जाती है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में भी हिंदी बोली जाती है। न्यूजीलैंड भी एक, उसके कुछ प्रांत हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। इसके साथ साथ बिहार के लोग ज़्यादातर जाके बसे हैं यहाँ पे। एक द्वीप समूह है, देखिए ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे इसको केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। इसी के जस्ट नीचे, जैसे ये इंडिया के नीचे ये हल्का सा श्रीलंका है, उसी तरह यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है। फिल्में आती हैं मेडागास्कर पे, एक कार्टून टाइप की फिल्में, आप उसको देखिएगा, काफ़ी उससे सीखने को मिलेगा मेडागास्कर द्वीप के बारे में। तो मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पे। अब इस मेडागास्कर द्वीप के आसपास ही ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन्हीं द्वीपों में एक द्वीप है मॉरिशस। दुनिया का बड़े धनी और ज़्यादा खर्चीले देशों में एक मॉरिशस। अब ये जो देश है यहाँ भी क्या बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमने देखा कि विश्व के डिफरेंट प्रांतों में, देशों में हिंदी भाषा का भी क्रेज है, हिंदी भाषा बोली जाती है। अब आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा का प्राचीनतम उद्भव और विकास कैसे हुआ। चूँकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से, हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत, पाली, उसके बाद अवहट्ट, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का नंबर आता है। तो ये सारी भाषाओं का विकास समय के साथ कैसे कैसे हुआ, आइए पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला कि हम टेक्निकल से बिलोंग करते हैं। तो टेक्निकल से बिलोंग करने का मतलब सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के रूप में सीखा जाए। तो कॉन्सेप्ट के रूप में सीखने से पहले कुछ चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हिस्ट्री का ज्ञान होना आवश्यक है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना, पॉलिटी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ इतिहास का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इतिहास, इसका सिर्फ ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कैसे इस भाषा का विकास हुआ है, सिर्फ इसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बाकी और किसी चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। जो भाषा हिंदी भाषा है, हिंदी सामान्य हिंदी है, उसके बाद साहित्य है, व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, उन सारी चीज़ों को उनके हिंदी के माध्यम से ही पढ़ा जाएगा। लेकिन
इसे समझने के लिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना ज़रूरी है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दिवाली आज है। दिवाली के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक नई शुरुआत है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों से ज़्यादा प्यार मिले। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा गया है, हम लोगों ने सीखा है। हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो देखिए विश्व के अनेक देशों में कई सारी सभ्यताएं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। देखिए अगर बात करी जाए एशिया में, तो एशिया में भी ईरानियन सभ्यता है, इराक की सभ्यता है, उसको पहले मेसोपोटामिया बोला जाता था और पर्सिया बोला जाता था। इराक ईरान के पुराने नाम है। तो वहाँ की भी सभ्यताएं, वहाँ भी सभ्यताएं जन्मी। उसके बाद नील नदी के किनारे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी निवास करती थी, जिसमें प्राचीन काल में मम्मी पाए जाते हैं और उनके एक बड़े विश्व के 7 अजूबों में से एक पिरामिड्स वहीं पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो हम बात करेंगे अपनी सभ्यता की, जो हमारे देश से जुड़ी है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो ये जानिए कि प्राचीन काल में जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, तो मनुष्य के रूप में आया, तो वो पूरी तरीके से खाने पीने के लिए किन के ऊपर डिपेंडेंट था? पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट था, जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट था, पशु पक्षियों के ऊपर डिपेंडेंट था। और वो उनसे डर के रहता था। पशु पक्षी भी उससे डर के रहते थे कि ताकि वो हमको मार के ना खा जाए, ये उससे डरते थे कि वो हमें मार के ना खा जाए। तो दोनों ये क्या करते थे? डर के रहते थे। पेड़ से फल गिरा, उसको खा के जिंदा रहता था। कोई शिकार करके पशु पक्षी को मार दिया, उसको खा के जिंदा रहता था। तो ये सारी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनके अंदर विकास, इनका दिमाग चलना शुरू हुआ, इन्होंने विकास किया। तो विकास करते करते इन्होंने आग का खोज किया। आग का खोज ऐसे किया कि इन्होंने भुने हुए मांस को जंगल में अपने आप रगड़ने से, टहनियों के रगड़ने से, सपोज बारिश या आंधी आई होगी और सूखी लकड़ियाँ होंगी, लकड़ियों के रगड़ने से अब उस लकड़ी में क्या होगा? आग लग गया होगा और वो आग लग के ज़मीन पे गिरा होगा। ज़मीन पे गिरने से जो सूखे पत्ते हैं उन पे आग लगी होगी। ऐसा हम अनुमानी बता रहे हैं, ऐसा एक्चुअली हुआ कुछ और होगा या सेम यही हुआ होगा, कोई जानता नहीं है। अभी तक इतिहासकारों ने इस बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताया है, एकदम खुल के कॉन्फिडेंटली नहीं बोला है, अनुमानित है। तो हम भी अनुमानित ही आपको बता रहे हैं। तो आग लगा होगा, फिर उसमें उस आग से में जंगल के बहुत सारे जानवर मारे गए होंगे। मनुष्य आया, मानव आया उसके पास, आग के पास, आग बुझ चुकी थी, उसमें कई सारे जानवर मर गए थे। क्योंकि ये इनका पूरा भोजन उन्हीं के ऊपर डिपेंड, तो इसने भुने हुए मांस को, उनके जो मर गए थे उनके पके हुए मांस को जब ये खाया तो इसे काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। तो इसने क्या किया कि अब ये आग की खोज में निकल पड़ा कि अब हमें आग का खोज करना है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से आग की खोज हुई। फिर उसने क्या किया कि अब पशु पक्षियों को पालना शुरू किया, अब उन्हें पेट बनाना शुरू किया। तो गाय पालन हुआ, उसके बाद बकरी पालन हुआ, भैंस का पालन करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका दूध इस्तेमाल करते थे। तो जानवरों को इन्होंने पालना शुरू किया। फिर इन्होंने व्हील का, लकड़ी के व्हील का आविष्कार किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब उसमें बैलों को जोत देते थे, घोड़ों को जोत देते थे, गधों को जोत देते थे। तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने एक अपने लिए गाड़ी बना ली एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ताकि आराम से जाया जा सके। तो धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास हुआ। तो सभ्यता का जब विकास हुआ तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि बसे कहाँ। एकदम बीचों बीच जंगल में एक जगह नहीं बस सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे ना पानी उपलब्ध हो, ना भोजन उपलब्ध हो, तो वहाँ से अब वहाँ पे पानी का कोई स्रोत ना हो तो पानी कैसे पिएंगे?
सबसे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी। तो ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों और झीलों के किनारे ही बसी थी। हम लोग आएंगे किसी दिन जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो एक सर हैं हमारे सीनियर, काफ़ी सीनियर हैं वो, उन्होंने एक, मैंने कई लोगों से सुना कि वर्ण व्यवस्था किस बेसिस पे की गई थी, तो उन्होंने एक काफ़ी पॉजिटिव आंसर दिया था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में हमने पढ़ा, रिसर्च किया, उसका रिसर्च नहीं उसको सर्च किया कि क्या ये सही है। तो मुझे कई जगह मिला कि नहीं, इस तरीके से भी कई सारे इतिहासविद बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि इस तरीके से भी वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जो गंदा काम करता है उसको पानी से दूर रखो, तो पानी से दूर रखने वाले शूद्र बोले जाएंगे। इसी तरह जो चमड़े का काम करता है उसको पानी से दूर रखो, क्योंकि पानी दूषित हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे, पूरा गांव या पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से, खैर उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग सभ्यताओं के बारे में बात करें। तो जितने भी विश्व की बड़ी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे या झीलों के किनारे पनपी हैं और विकसित हुई हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा के बारे में आप जब इतिहास में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उसमें क्या मिला, ग्रेट बाथ मिला, चूड़ी मिला और मूर्तियाँ मिली, उसके बाद अनाज मिले, कई सारे रोड मिले, गलियाँ मिली, घर मिले, क्या क्या मिले, सारी चीज़ें आप इतिहास में पढ़ेंगे। इतिहास में आप हो सकता है पढ़ भी चुके होंगे, तो उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभ्यताएं पनपी, विकसित हुई, अंत कैसे हुआ। तो अंत के बारे में कई सारे इतिहासकार हैं, अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो अलग अलग राय को सबको एक में मिला के अगर देखा गया तो एक इतिहास में पढ़ाया जाता है, या आप इतिहास की किताबों में लिखा है कि सभी इतिहासकारों के राय को एक मान के ये सारे जितने सारे कारण हैं वो सब कारण रहे होंगे उस सभ्यता के अंत के लिए। तो देखिए कुछ कारण हैं, प्रमुख कारण हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला प्रमुख कारण तीन इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल, एस.आर. राव और मैकी। इन्होंने बताया कि बाढ़ की वजह से सभ्यता का अंत हुआ होगा। सत्य हो सकता है, क्योंकि नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती है। जब भारी बारिश होती है तो बाढ़ आती ही है नदियों के किनारे। तो जो नदी के किनारे बसे होंगे, सभ्यताएं बसी होंगी, वो बाढ़ से, अगर आप इसके बारे में एक्चुअल में अगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो एक ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदारो, उसको देखिए। उसमें भी सभ्यता का अंत कुछ इसी प्रकार से हुआ है कि अंत में बाढ़ आती है और पूरी की पूरी सभ्यता, उनकी कॉलोनियाँ बह जाती है और उसमें सब समाप्त हो जाती है। तो बाढ़ भी क्या रहा होगा, एक कारण रहा होगा कि बाढ़ से बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये एक ठोस कारण नहीं है कि सारी पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए। लोग बचे हो सकते हैं, ऐसा तो होगा कि रातों रात बाढ़ आई, सब सोए थे मर गए, ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ लोग बचे होंगे। तो जो बचे हुए लोग थे, कुछ लोग बाढ़ के बाद, देखिए पानी जब बहता रहता है तो पानी की ये प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इट क्लीन्स इटसेल्फ व्हेन इट इज़ फ्लोइंग। जब ये बहाव में रहता है तो ये अपने आप को शुद्ध करता रहता है, ये पानी की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन जब पानी रुक जाता है तो क्या होता है, वो सड़ने लगता है, और सड़ने से अलग अलग प्रकार के उसमें से जीवाणु, विषाणु, वायरस इत्यादि सारे निकलते हैं और वो आसपास के जीवों को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये है कि उनमें बीमारी फैलाते हैं। तो जब बाढ़ का पानी रुका होगा तो ऐसा कहा जा सकता है कि महामारी फैली होगी। इसके लिए द किंग्स एंड गॉड्स एक मूवी है हॉलीवुड की, द किंग्स एंड गॉड्स, उसको आप देखिएगा। उसमें इजिप्टियन जो सभ्यता है उसके बारे में दिखाया गया है, फिरौन्स के बारे में, फ़ायरों बोलते हैं जिसको, उनके बारे में सिखाया गया है। तो महामारी फैली होगी, तो महामारी से भी बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। लेकिन आज के दौर में भी देखिए कोरोना वायरस महामारी फैली है, लेकिन एक उच्च क्वालिटी की हमारे पास, चूँकि देखिए हम कह रहे हैं सो कॉल्ड उच्च क्वालिटी की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई है महामारी आने से। लेकिन फिर भी जो जिनको सुविधाएं मिल जा रही हैं वो ठीक हो जा रहे हैं।
तो जो काफ़ी लोग ठीक हो जाते होंगे। अब और क्या कारण हो सकते हैं कि ढीली राज व्यवस्था, ढीली राज व्यवस्था भी पतन का एक प्रमुख कारण होता है। तो जॉन मार्शल ने यह भी बताया कि बाढ़ के साथ साथ ढीली राज व्यवस्था भी रही होगी इनके प्रमुख पतन के प्रमुख कारणों में से एक। इसके साथ साथ आग को हम लोग काफ़ी प्रमुख रूप से नहीं दे सकते हैं। डी कौशाम्बी ने इसके बारे में बताया है कि आग लगी होगी, इससे भी सभ्यताएं। तो हो सकता है कि जो नदी से कुछ दूरी पर रह रहे होंगे लोग, तो नदियों के आसपास चूँकि उसका मृदा को काटते हुए बाढ़, जब समुद्र के से मिलन होता है, उसका समुद्र से जब उसका मिलन होता है तो सारा का सारा जो भी उपजाऊ मिट्टी है सब समुद्र के किनारे बिछा देती है नदी, और उसके जितने भी सारे आसपास की चीज़ें हैं वो काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा इसका एग्जाम्पल है, काफ़ी उपजाऊ है, एक पक्षी अभयारण्य है, और वो केंद्र के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के एक संस्था के द्वारा वो क्या है, सेव किया गया है। तो इसी तरह जो दूर रहे होंगे, नदियों से दूर रहे होंगे, हो सकता है कि आग लगी होगी और जिससे उनकी सभ्यता में कुछ लोग मारे गए होंगे। तो धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जितने भी कारण हैं, नंबर ऑफ पीपल्स को घटा रहा है, दे आर इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल्स। सो एक और जॉन मार्शल और व्हीलर भी एक काफ़ी बड़े इतिहासकार थे, और जॉन मार्शल के साथ व्हीलर भी ये बात बोलते हैं कि ट्रेड में लॉस हुआ होगा, व्यापार में लॉस हुआ होगा, हानि हुई होगी। तो व्यापार में हानि होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर उनका पूरा का पूरा जीवन यापन व्यापार के ऊपर ही टिका है और व्यापार ना हो रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, हानि का मतलब कि वो व्यापार कर ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, तो वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार के ऊपर ही उनका पूरा का पूरा भोजन डिपेंडेंट है, तो भोजन भी नहीं खा पाएंगे, भोजन के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी उनके लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कमज़ोर होते जाएंगे और एक प्रकार से उनके अंदर एक भूखमरी सी हो गई होगी उस पूरे प्रांत के अंदर, जिसके वो उनका अंत हो गया होगा। तो ट्रेड लॉस भी क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है। इसके बाद पारिस्थितिक असंतुलन यानी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, फेयर सर्विस, चूँकि ये फेयर सर्विस साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे मत इसको याद रखिएगा कि फेयर सर्विस, अच्छा से सर्विस करो, किसी भी चीज़ कोई भी सर्विस दे रहा है अच्छी सर्विस, ऐसा नहीं, नाम है फेयर सर्विस ने बताया कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। ये एक प्रमुख कारणों में से एक हो सकता है कि अगर पारिस्थितिकी असंतुलन जब भी होता है तो प्रकृति अपनी तरफ से कुछ बड़ा हादसा क्रिएट करती है, जिसमें हर प्रकार के जीव, चाहे मनुष्य हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, हर प्रकार के, चाहे पेड़ पौधे हों, हर प्रकार के लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सब तबाह हो जाता है। तो पारिस्थितिक असंतुलन भी एक कारण, प्रमुख कारण रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के अंत का। अब नेक्स्ट है, व्हीलर ने बताया और इस पे सभी लोगों की सहमति हो जाती है। अब देखिए, इतने कारणों से जो भी बचे कुचे लोग होंगे, उनको जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो आर्यों के आक्रमण ने उन लोगों के ऊपर दमन किया और उससे उनकी सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये सारे कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के, राइट। अब आइए देखते हैं कि ये जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे। नेटिव होम्स ऑफ आर्यन। नेटिव होम्स ऑफ आर्यन में देखिए काफ़ी सारे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि आर्यों का आगमन किस प्लेस से, किस जगह से भारत के अंदर हुआ। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है, एक मोटा मोटी नक्शा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो देखिए, भारत के ये जो उत्तर में अगर दिशाएं आप देखें तो इस तरीके से हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। नेस डब्ल्यू से आप याद कर सकते हैं, नेस डब्ल्यू, ठीक है। ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ
और साउथ। तो देखिए भारत के उत्तर में पूरा हिमालय है, ऐसे उत्तर में भी इधर पूरा हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है। इनको कोई भी इधर से अगर आक्रमण करेगा तो इन्हें पार करना पड़ेगा। और ये तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इन्हें पार करना पड़ेगा। भारत की सारी प्रमुख नदियाँ इन्हीं हिमालय की गोद से निकलती है। हिमालय से गोद कहने का मतलब हिमालय के अन्य अन्य भागों से निकलती हैं। मानसरोवर झील जो तिब्बत में, यहाँ से कई बड़ी नदियाँ जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये नदियाँ निकलती हैं। इसके नॉर्थ देखिए, नॉर्थ और वेस्ट में भी पहाड़ियाँ हैं, किरथर पहाड़ियाँ, सुलेमान पहाड़ियाँ, हिंदुकुश पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इधर से आना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है कि आर्यों ने कई प्रयास किए होंगे इधर आने के लिए। अगर आप देखें तो 326 BC में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो वो यहीं आके ख़त्म हो गया था। इन पहाड़ियों को पार नहीं कर पाया और समाप्त हो गया। इन पहाड़ियों को पार करते ही उसकी सेना क्या हो गई, घट गई, क्योंकि काफ़ी लोग मारे गए। पहाड़ियों को पार, दुर्गम पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, इनको पार करने में उनके बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। सैनिक शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि अब ये देखिए जो एशिया है, तो ऐसा बोला जाता है कि मैक्स मुलर ने बताया कि जो आर्य आए होंगे वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे। जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, देखिए ये चाइना है, ये रसिया है, और रसिया और चाइना के बीच में ये मंगोलिया है, मंगोल है। मंगोलों का आक्रमण भारत पे हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बड़ा मंगोल आया था, चंगेज़ खान, भारत पे आक्रमण किया था उसने। चंगेज़ खान के बाद भी बहुत सारे मध्य एशिया से आक्रांता आए, भारत पे आक्रमण किए। तैमूर लंग आया, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, बहुत सारे आए। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं को देख के कि सेंट्रल एशिया से आर्य आए होंगे और सिंधु नदी के किनारे जो लोग बचे कुचे थे उनके ऊपर आक्रमण करके उनका खात्मा कर दिए होंगे। अब देखिए, अब बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया में जो आर्य हैं वो सन 2000 BCE में आए होंगे, ईसा पूर्व 2200 ईसा पूर्व से लेके 1800 BC के मध्य आए होंगे। ठीक है, ये तिथि याद रखिएगा। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसको। 22-23 मिनट का हो गया है, सॉरी 32 मिनट का हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इस समय में आए थे, तो इसी समय इनके आने के बाद जब ये इन्होंने अपना यहाँ के जो सभ्यता के लोग थे इनको हटा के जब इन्होंने अपना बसेरा किया, तो इन्होंने अपनी भाषा का धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हुआ। अब देखिए, एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो बचे खुचे थे यहाँ पे, ये पलायन कर गए इधर साउथ की तरफ। और साउथ के लोग आज भी कहते हैं कि वी आर द रियल इंडियंस। हम लोग का जो नेटिव प्लेस है वो इंडियन है, इंडिया के हम लोग नेटिव हैं। बाकी जो ये नॉर्थ में हैं ये लोग क्या हैं, ये आर्यन हैं। आर्य ही आके नॉर्थ में बसे और उनकी ही शाखाएँ नॉर्थ में, उन्हीं की वंशावली नॉर्थ में चल रही है। और ये बोलते हैं कि वी आर द रियल इंडियंस। बट लेकिन एक भारत के इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक रीजन समझिए क्या होता है। सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ में ये क्या है, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इसके ऊपर का जो भाग होता है 66.5 डिग्री के ऊपर, उसको बोला जाता है आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन यानी ये देखिए सेंट्रल एशिया से नहीं, ये एशिया के ऊपर, ये यूरोप वाले पार्ट से, और ये यूरोप के कुछ पार्ट और इधर वाले पार्ट से, इधर से ये लोग आए होंगे, आर्यों ने आक्रमण किया होगा। तो इनका भी बात सही हो सकता है। उसके बाद दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, ये बोलते हैं कि जो आर्य होंगे उनका जो नेटिव प्लेस होगा वो तिब्बत होगा। तिब्बत हमने अभी डिस्कस किया कि जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार क्या होता है कि देखिए ज़मीन ही होती है, एक ऐसी ज़मीन होती है जो थोड़ी सी, जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी अधिक होती है, एक ढाल की तरफ, इसे पहाड़ी क्षेत्र ही होता है, एक प्रकार का छोटा पहाड़ी क्षेत्र।
जिसकी जो चोटी होती है वो ऐसे फ्लैट होती है। पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, जिसकी चोटी क्या होती है, ऐसे ऊंची चोटी होती है, ऐसे चोटी ऐसे निकली हुई होती है। लेकिन पठार क्या होता है, ऐसे प्लेन सरफेस, जिनका जो सतह होता है, ऊपरी चोटी होती है वो प्लेन होता है, जिस पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो तिब्बत के पठार लगभग 4000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, तिब्बत के पठार की। सोचिए कितनी बड़ी ज़्यादा ऊंचाई है। तो एवरेज ऊंचाई हम बता रहे हैं 4000 मीटर्स। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए होंगे। तो ये आर्य आते हैं और यहाँ पे अपना कब्जा जमाते हैं, किसी भारत के में, और यहीं से भाषा का आरंभ होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे भाषा का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, भाषा का विकास देखते हैं। देखिए, तो भाषा का विकास जब आर्य भारत में आए तभी से भाषा का विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे प्राचीनतम जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। प्राचीनतम भाषा संस्कृत, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्राचीनतम भाषा संस्कृत। उसके बाद संस्कृत के बाद संस्कृत के बाद धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, और विकास होते होते इस रूप में, देखिए ऐसे विकास होते हुए इस रूप में फिर हिंदी का विकास हुआ। और हिंदी के बाद अब हिंदी प्रदेशों में अलग अलग बोलियां, अलग अलग उपभाषाएं बोली जाती हैं। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आइए देखते हैं कि ये जो तिथि काल है उसको कैसे समझें। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। एक्चुअली नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल लाइन पे होता है, तो उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में देखिए यहाँ पे 0 होता है, 0 से इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और 0 से लेफ्ट में नेगेटिव संख्या होती हैं। राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव संख्या। तो इसी तरह सन है, ईसा मसीह ग्रिगोरियन कैलेंडर को, ध्यान दीजिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी जाती है पूरे विश्व में। और ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू कब होता है, ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है। जो ईसाइयों के देवदूत थे, पैगंबर थे, उनके प्रॉफिट थे, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से शुरू होता है। तो उनके जन्म को सन 1 से जब जन्म होता है तो उस दिन से दिन की शुरुआत होती है। उससे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनना शुरू किया जाता है। तो वो 1 जनवरी होगी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, जनवरी, 31 जनवरी, फिर उनका 1 साल हो गया, फिर दूसरे साल, इस तरीके से किया गया। तो 0 से लेके अब तक देखिए, सन 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5, इसी तरह आज हम 2020 में है। तो इधर के सन को, जो देखिए पॉजिटिव साइड के सन है, इनको क्या बोला जाता है, एडी बोला जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद, आफ्टर डोमिनी। डोमिनी का मतलब जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। अब इनके जन्म से पहले क्या साल नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे, लेकिन उसकी गणना कैसे होती थी? तो उसकी गणना भी देखिए, अब -1 -2 तो -3 ऐसे लिया नहीं जाएगा। तो 1 इधर, 2 इधर, 3 4 से लेके कई सालों तक। अगर बात की जाए संस्कृत की, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो ऐसा बोला जाता है कि सन 2200 BCE से 1800 BCE के बीच में मध्य उन्होंने आक्रमण किया था, आर्य भारत आए थे। तो देखिए, अब BCE, अब इधर के पूरे के पार्ट को बोला जाता है BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब, बिफोर का मतलब होता है पहले, और क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के जो साल हैं उनको BC से रिप्रेजेंट किया जाता है, BC। यानी अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आर्यों का आक्रमण लगभग कितने साल, 4200 साल, एक मोटा मोटी देखा जाए तो 4200 साल पहले आर्यों का आक्रमण भारत पे हुआ। और आक्रमण हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपनी बस्तियां बनाई, धीरे धीरे उनकी भाषा का विकास हुआ। भाषा का विकास कब से जोड़ा जाता है? जब से उसमें भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली
भाषा है। भाषा क्या होती है? एक बड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें महाकाव्य भी लिखे जाते हैं, महाकाव्यों की रचना होती है। तो जब महाकाव्यों की रचना शुरू होती है, तब से भाषा का हम लोग आरंभ मानते हैं। तो संस्कृत देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत थी। अब संस्कृत में दो प्रकार की संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, अगर आप वैदिक संस्कृत का मतलब जिसमें वेद लिखे गए हैं, वेदों का अगर देखा जाए तो जैसे वेदों को पढ़ने वाले जो वक्ता हैं, जैसे होत्री बोला जाता है, जो उच्चारण करते हैं ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, होत्री बोला जाता है। इसी तरह बहुत सारे 4 प्रकार के वेद लिखे गए हैं। तो वो वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है उसको आप देखेंगे संस्कृत भाषा में। तो वो वैदिक संस्कृत बोला जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में, सारे कर्मों के बारे में लिखा गया है, कैसे कर्म करने चाहिए, क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद यजुर्वेद यज्ञों के बारे में लिखा गया है। सामवेद संगीतों के बारे में, धुन के बारे में बात किया गया है। इसके बाद अथर्ववेद जादू टोना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो जो चारों वेद लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत में 1500 BC से लेके 1000 BC तक, माने 500 सालों के भीतर इन महाकाव्यों की रचना हुई है। अब देखिए, वेदों की रचना हुई है। इसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में देखिए 1000 BCE से लेके 500 BCE तक लौकिक संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए हैं, जैसे रामायण, महाभारत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा, गीता लिखा, रामचरितमानस, इतनी सारी चीज़ें जो भी महाकाव्य हैं, ये सारे महाकाव्य कब लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए हैं, जिनकी तिथि है 1000 BC से लेके 500 BC तक, यानी कि ये भी तकरीबन 500 सालों के अंतर्गत भीतर लिखे गए हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में 3 भाषाएं हैं। 3 कौन सी भाषाएं हैं? पाली भाषा, संस्कृत से ही निकली हुई भाषा, पाली भाषा। अगर पाली भाषा की देखें तो जो भगवान बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा आपने, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है। तो जब भगवान बुद्ध थे उस समय पाली भाषा का, संस्कृत से एक नई भाषा का जन्म हो रहा था, जिसको पाली भाषा बोलते हैं। तो 500 BC से लेके 1 AD तक, यानी अब देखिए ये 500 से लेके अब हम कहाँ पे आ गए हैं? 1 AD तक आ गए। अब जो भी भाषाएं आएंगी वो इसके बाद बनेगी। तो इसके बाद इसी में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में फिर उसके बाद प्राकृत भाषा का उदय होता है, भाषा का जन्म होता है। नई भाषा एक जन्म लेती है, प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा आपको मिलेगा, भगवान महावीर के जितने भी सारे उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भगवान महावीर। महावीर का मतलब हनुमान जी की बात नहीं हो रही है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के उपासक थे, उनके जितने भी उपदेश हैं वो सब प्राकृत भाषा में है। इसके बाद प्राकृत के बाद यही भाषा का थोड़ा सा और एक नए रूप में निकलती है, जिसको बोला जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद ये भी तकरीबन 400 से 500 सालों तक इस भाषा को बोला जाता है। अब इससे एक फिर नई भाषा निकल जाती है, संक्रमणकालीन भाषा बोला जाता है, अवहट या संक्रांति कालीन भाषा। अवहट के बारे में, अवहट के बाद अब अवहट का चूँकि ये संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है तो इसका विस्तार काफ़ी समय तक नहीं हो पाया। इसके बाद प्राचीन हिंदी का आरंभ होता है। तो प्राचीन हिंदी का आरंभ देखिए 1000 AD से लेके अब तक प्राचीन हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिन्हें कहा जाता है।
तो आधुनिक आर्य भाषा यानी 1000 AD से लेके अवहट भी उसमें कुछ बोला जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में अवहट के भी कुछ अंश है। और हिंदी और तथा हिंदीतर जो भी भाषाएं हैं, जैसे बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सारी भाषाएं हिंदीतर भाषाएं हैं। तो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की शाखाएं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। तीनों भाषाओं के बारे में हमने देखा कि अब देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, मराठी, इसके साथ पंजाबी, ये सब क्या है, हरियाणवी हो गया, ये हिंदीतर, गुजराती भी हो गया, इसमें हिंदीतर भाषाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख बोलियां हैं, कुछ उपभाषाएं हैं, तो सारी हिंदीतर भाषाएं। अब इनका विकास क्रम कैसे था, आइए इसको देखते हैं। तो हिंदी में भी आधुनिक आर्य भाषा जो हिंदी थी, तो हिंदी का कैसे विकास क्रम हुआ। तो भारत के जितने भी हिंदीतर भाषाएं हैं वो सारी की सारी अपभ्रंश से ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। प्राचीन हिंदी 1000 AD से लेके 1400 AD तक, 1000 AD से लेके 1400 AD तक, यानी सन 1100 से लेके 1400 तक, जो आज के समय में हम जी रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसके बाद मध्यकालीन हिंदी की बात होती है। मध्यकालीन हिंदी 1400 AD से लेके 1850 AD थी, यानी कि भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय तक मध्यकालीन हिंदी का अस्थायित्व रहता है। इसके बाद आधुनिक हिंदी की शुरुआत होती है। आधुनिक हिंदी 1850 से अभी तक जो भी हिंदी बोली जाती है, और हिंदी से हिंदीतर भाषाएं और कुछ प्रमुख बोलियां, ये सारी हिंदी की आधुनिक भाषाएं हैं। और हिंदी भाषा आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का भाग है। अब देखिए हिंदी को 4 प्रमुख कालों में विभक्त किया गया है, 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। 4 काल हैं। आदिकाल हिंदी कही जाती है, भक्ति काल, ये साहित्य जब पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचना कैसे कैसे हुई है, भक्ति काल में किस प्रकार की साहित्यिक रचना हुई है, रीतिकाल और आधुनिक काल में आज के जो कवि हैं, सुना होगा आपने कि सूर, छोड़िए उसके बारे में, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, उसके बारे में बात करें। भारत में भाषा परिवार, अब देखिए भारत में कुछ प्रमुख भाषा परिवार हैं जो जिनकी प्रमुख भाषाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। लगभग 73%, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 73% भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं में बोली जाती है। तो भारोपीय भाषा परिवार का मतलब क्या है, देखिए भारोपीय, भारत और यूरोपीय, भारत और यूरोप से मिलके बना है भारोपीय। भारोपीय मतलब इंडो यूरोपियन भाषा भारोपीय भाषा परिवार है। तो भारोपीय भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है। हिंदी भी क्या है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अब भारोपीय भाषा की बात होती है द्रविड़ भाषा परिवार भी भारत के लगभग एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो अगर देखा जाए तो देखिए क्षेत्र, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये भारोपीय भाषा परिवार का क्षेत्र है। मैं इस पर लिख देता हूँ, भारोपीय भाषा परिवार का, ये भारत का एक मोटा मोटी नक्शा है, मैप है। इसमें देखिए कि ये जो पूरा पार्ट है, अब पूरा पार्ट में इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नेशनल कैपिटल दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इतने सारे जो राज्य हैं। साथ साथ क्या है, वेस्ट बंगाल भी क्या है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो इतने सारे राज्यों में भारोपीय भाषा परिवार के
भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी एक प्रमुख भाषा है, जिसको पूरे भारत के 42% लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। हिंदी भाषा में बोलते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, आप समझिएगा इसको। उसके बाद है आष्ट्रिक भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, देखिए द्रविड़ ये पूरा का पूरा जो भी साउथ का एरिया है, ये पूरा द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में जो मुख्य भाषाएं हैं, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसके साथ साथ आष्ट्रिक भाषा परिवार, तो आष्ट्रिक मतलब वो भाषाएं जो आष्ट्रिक, देखिए जो ये उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र प्रांत, इनमें आष्ट्रिक भाषा परिवार। उड़िया जो है, उड़िया में कुछ लोग उड़िया से भी कुछ अलग हद की भाषा बोलते हैं, तो वो एक ऐसे जिसको भाषा को बोलते हैं आष्ट्रिक भाषा। तो आष्ट्रिक भाषा परिवार 1.3% लोग बोलते हैं। अब चीनी तिब्बती, जो भी इधर 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर का मतलब 7 बहनें, इसको ज्योग्राफी में बोला गया है, भारत की 7 बहनें, यानी ये जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी 7 राज्य हैं, सिक्किम को छोड़ के जो पूर्वी 7 राज्य हैं, कौन कौन से हैं देखिए, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद ये त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, टोटल 7। ये टोटल 7 राज्यों में जो भाषा बोली जाती है वो चीनी तिब्बती बोली जाती है, यानी तिब्बती भाषा भी मिक्स होता है और चीनी भाषा भी। तो इस प्रकार की जो भाषा परिवार बोली जाती है उसमें चीनी में कौन सी भाषा बोली जाती है, चाइनीज भाषा, मंडारिन हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंड्रीन भाषा। तो मैंड्रीन भाषा और तिब्बती भाषा का, दोनों का, उसी भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो इन 7 राज्यों में मिली जुली भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनका जो दायरा है 0.7% लोग, भारत के कुल जनसंख्या के 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। तो अभी तक ये था हिंदी का एक सामान्य परिचय भाषा से रिलेटेड। कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग हिंदी और उससे रिलेटेड संबंधित बोलियों के बारे में सीखेंगे। हिंदी हमने एक चीज़ आपको बताया नहीं, वो कल की क्लास में बताएंगे कि भारत के किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सी हैं, और हिंदी से रिलेटेड जो बोलियां हैं वो किन किन प्रांतों में इन बोलियों को बोला जाता है। बोली क्या होती है, डेफिनेशन सहित बताएंगे बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, और भाषा के बदलाव के कारण क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे, और जो बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या कमी रह गई, कहाँ पे कमी रह गई, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।